Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How's it going? All good? पढ़ाई अच्छी चल रही है? I hope everyone is doing well and good. So, okay, today we are going to solve sample. Oh, what? Yes. So today we are going to solve a sample set and let's start with ये 2022 का है बेटा I think. हाँ, memory based UGC net question paper 2022 जबकि set 1. Okay. कल हमने 21 तक बना लिया था. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डू 22. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सर्टेन कोड है जिसमें O को लिखा गया है E, A को लिखा गया है C और M को लिखा गया है I, S को लिखा गया है O, N को P, E को M, I को A, P को N और C को S. Then how will companion be written in that code? तो कंपेनियन को हम कैसे लिखेंगे? तो सी का क्या लिखा गया है? एस लिखा गया है, यहाँ पे दिया है. ओ को ई लिखा गया है, तो एस ई. अब आगे देखते हैं एस ई. उसके बाद एम को क्या लिखा जा रहा है? एम इज रिटन एज आई. एम को आई लिखा है, तो एस ई आई. तो यहाँ से ही इसका आंसर हमें मिल गया. मतलब आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एक मिनट, लेट मी चेक माय माइक. हाँ, यस, इट्स फाइन, इट्स वर्किंग. तो नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास इन क्लास 43 स्टूडेंट है. आसमान्स रैंक इज 16 फ्रॉम द बॉटम. मतलब आसमान का जो रैंक है वो नीचे से कितना है? 16 है. तो व्हाट इज रैंक फ्रॉम द टॉप? टॉप से फिर उसका रैंक कितना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो सबसे पहले इसका मतलब है कि जो आपके जो दे आर कितने टोटल आपके स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं, तो मतलब आसमान से अगर बात करें तो बिलो 16 कितने आपके स्टूडेंट हो जाएंगे? तो लगभग 15 स्टूडेंट क्या होंगे? आसमान से नीचे है. मतलब 15 स्टूडेंट्स बिलो रैंक द क्लास आसमान के अकॉर्डिंग. और अगर फिर वहीं से बात करें, कंसिडर करते हैं उसके पोजीशन को, तो देयर आर टोटल 43 स्टूडेंट. 43 माइनस अगर 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 27. और एक तो छूट रहा है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या है? उसके अबव भी है क्लास में, तो दैट इज 23. 27 प्लस 1, तो वो क्या आ जाएगा? 28. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो हम +1 कर देते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर लॉजिक सॉरी, अगर आप ऐसा सोचोगे तो वहां पे एक स्टूडेंट क्या हो रहा है? लेफ्ट आउट हो रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. एक पाइप है जो कि क्या कर रहा है? फिल कर रहा है वाटर टैंक को 3 गुना ज्यादा, मतलब एज फास्ट एज अनदर पाइप. मतलब एक पाइप है जो कि 3 गुना ज्यादा फिल कर रहा है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय स्लोअर पाइप इन. मान लेते हैं कि जो पाइप अकेले क्या कर रहा है? फिल कर रहा है टैंक को x मिनट्स में. तो जो स्लोअर में मतलब एक कम कर रहा है तो उसको 1/x मान लेंगे, और जो फास्टर कर रहा है उसको x/3 मान लेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा कर रहा है. अगर हम दोनों को साथ में यूज करें तो दीज कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट्स. अगर दोनों को साथ में यूज करें तो 36 मिनट में क्या हो जाएगा? हमारा टैंक फिल हो जाएगा. सो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द स्लोवेस्ट पाइप अलोन टू फिल द टैंक? स्लोवेस्ट वाला मतलब 1/x करके जिसका मैंने क्या किया? लेट किया है, उसको देख समझते हैं. तो ऐसे जो फास्टर पाइप होगा वो x/3 मिनट्स मान लेंगे, और जो आपका स्लोअर होगा उसको 1/x. तो जैसे कि हमारा दिया हुआ है कि जो टैंक जो फिल करेगा 1 मिनट्स में, कैसे बनाएंगे? तो 1/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/36 मिनट, क्योंकि 36 मिनट्स में ऐसा हो रहा है. फिर इसको सॉल्व वर्क करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा बेटा 144 मिनट. मतलब इसमें मानना होता है कि आपको x मिनट लगा, फिर अगर स्लो जो कर रहा है उसको 1/x मान लो, और जो फास्टर कर रहा है उसको क्या मान लो? आपके x/3. तो इस तरीके से आप क्या करोगे? उसको रिवर्स करके एंड देन प्लस करो, सॉल्व करो, इक्वेशन बन जाएगा. अब एक और क्वेश्चन है. एक रिटेलर है, रिटेलर बाइज 40 पेन्स. रिटेलर कितना खरीद रहा है? 40 पेन खरीद रहा है. एक मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन्स फ्रॉम होल सेलर. और अगर मान लेते हैं यही पेन्स को ये सेल कर रहा है डिस्काउंट देकर के 1% पे, तो क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा? तो देखते हैं कितना उसको प्रॉफिट होगी. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है 40 पेन्स की, वो मार्क प्राइस पे जो दिया हुआ है कितना है? 36 पेन्स के बराबर है. तो ऐसा मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 40 पेन्स की इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन, जो कि ₹36. तो इसको हम सेपरेटली अब लेके चलते हैं. तो कॉस्ट प्राइस जो होगा 40 पेन्स की वो आपकी ₹36 है, और मार्क प्राइस जो है 36 पेन्स के वो भी कितना है? ₹36 है. तो जो आपके मार्क्स प्राइस होंगे, हाँ, जो आपके मार्क प्राइस होंगे आपके किसके? 40 पेन्स के, वो भी कितना है?
40 है और डिस्काउंट कर दिया जाएगा मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट करके कितना हो जाएगा 1% ऑफ ₹40, जिसको हम लोग 40 पैसे मिलेंगे। सेलिंग प्राइस पे अगर बात करें तो ₹40 माइनस 40 पैसे कर देना, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 39.60, इतने पे हमने सेल किया। तो इससे अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट हमारे पास टोटल कितना हुआ, तो 39.60 को माइनस कर दो 36 से, तो 3.60 आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। और यहीं से प्रॉफिट जो अगर आप कैलकुलेट करोगे 3.6 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, तो दैट विल बी 10%। तो कितने का लगभग प्रॉफिट हुआ इन्हें 10% का। वो अब देखो जिसको थोड़ी भी मैथ नहीं आती होगी उसको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो वो बना सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 40 पेन है 36 पेन बेच रहे तो कैसा होगा। अब नेक्स्ट है, अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है नो बर्ड्स आर मैमल्स, मतलब कोई भी बर्ड जो है वो मैमल्स नहीं है, ये is given as true, what could be the immediately different, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन हुआ, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो अगर कोई भी बर्ड्स मैमल नहीं है तो इसमें सही क्या होगा, इसका मतलब है कि आपके जितने भी बर्ड्स है वो ए ई आई ओ का रिलेशन याद है। ए मतलब क्या यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव होती है वो, ई इज यूनिवर्सली जो नेगेटिव होती है, और आई जो होती है पर्टिकुलरली आपके अफर्मेटिव होते हैं, और जो ओ होता है वो पर्टिकुलरली नेगेटिव होते हैं। तो इससे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, तो जो आपके जितने भी बर्ड्स होंगे वो क्या है मैमल्स हैं, कुछ बर्ड्स मैमल्स हैं और कुछ बर्ड्स मैमल्स नहीं है, ये बात सच है। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे ठीक है। सो द आंसर इज ए बी एंड डी। फिर ऐसे ही आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी ब्लर्ड ना, बहुत को तो दिख भी नहीं रहा होगा, व्हाट कैन आई डू, मेरी कैमरा ही अच्छी नहीं है फोन की। चलिए ठीक है आगे करते हैं। अब देखो XYZ एक होम फाइनेंस है जो कि ऑफर कर रहा है सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे कंट्री में। क्यों? क्योंकि जैसे फैमिली मेंबर और गुड फ्रेंड XYZ जो होम फाइनेंस है वो फिल करता है जो भी आपके नीड्स है आपके स्वीट होम के उसके लिए। तो कौन सा फैलेसी इसमें कमिट किया जा रहा है, तो अब देखो मैं बताती हूँ जैसे कि सारे फैलेसीज क्या होते हैं। तो जो आपके एड पॉपुलम होते हैं इसका मतलब होता है कि अपील करना किसी चीज जो पॉपुलर है, मतलब कि सबको स्वीट होम चाहिए तो उस चीज के अकॉर्डिंग आप क्या करो अपील डालो। तो अपील टू पॉपुलरिटी मतलब ये आर्गुमेंट ऐसा है कि मतलब वो सपोर्ट कर रहा है एक पोजीशन को जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में, मेजोरिटी ऑफ जैसे कि हमारे जनरल पब्लिक है। तो ये हमारा क्या रहता है इस स्टेटमेंट में जो हाउस मेकर है और जो XYZ होम फाइनेंस है वो क्या कर रही है अपील कर रही है लाइक अ फैमिली मेंबर, ताकि वो उनके स्वीट होम का जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाएगी। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा एड पॉपुलम, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एस इज पी इज कॉन्ट्रेरी टू सम एस इज नॉट पी, मतलब ऐसा दिया है कि जो कुछ पी एस है वो पी से बिलोंग करती है, मतलब ये आई कैटेगरी की है सम एस इज पी बिलोंग्स टू आई कैटेगरी एंड कुछ जो है हमारे एस इज नॉट पी बिलोंग्स टू ओ कैटेगरी। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो जैसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक इसका डायग्राम हम देख सकते हैं कॉन्ट्रेरी, और जैसे आई ऐसे ही रहता है ना, हाँ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली आप देखोगे तो यही हो जाएगा, ये वाला गलत दिया है और ये सही है। तो जो कुछ एस होते हैं वो पी नहीं होते हैं और जितने भी एस है वो पी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो जो भी इंडियन थिंकर्स होते हैं इन्फ्लुएंस मतलब कि अनुमान, यही क्या है उनका सिलोलॉजिस्टिक इन्फ्लुएंस होता है, किस पे बेस्ड होता है, तो रिलेशन आपके इनवेरिएबल कॉन्करेंस बिटवीन जो हमारे मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में होता है। और यहाँ पे एक एब्सेंस होती है मिडिल टर्म जहाँ पे भी वेर एवर देयर इज एब्सेंस ऑफ द मेजर टर्म। तो हाँ दोनों ही सच है। अब समझाती हूँ कैसे, कि जैसे जो अनुमान होता है वो बेसिकली हमारे अटेन करता है एक आपके इन्फेरेंशियल नॉलेज के बारे में। तो जैसे कि इसको फर्दर लिंक किया गया है आगे चल करके एक कॉम्पिटेंस जिसको हम लोग व्याप्ति बोलते हैं। तो अनुमान जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फिलोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंस है जो कि बेसिकली आपके इनवेरिएबल कॉन्फिडेंस जो कि व्याप्ति है। तो मिडिल और मेजर टर्म जो होते हैं इसमें आपके ऐसे ही रहते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका क्या होगा सही होगा। तो हम इसको अगर देखें तो इसको रिलेशन है एक बेटा मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में और पक्ष के बीच में। तो पक्ष जैसे माइनर टर्म हेतु जो होता है वो हमारा मिडिल टर्म होता है और साध्य जो होता है मेजर टर्म होता है। जैसे कि माउंटेन पक्ष हो जाएगा, रीजन जो होगा हेतु होगा और फायर जो होगी आपकी साध्य होती है। थोड़ा है ये डिफिकल्टी क्योंकि अभी मैंने इसको खुद पढ़ाया नहीं है, बट हाँ चलो ठीक है क्वेश्चन तो करना होता है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिशियंस
जो कि नया वाक्य द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द कॉज इज कॉल्ड पूर्वत। तो पूर्वत क्या होती है? तो पूर्वत एक्चुअली बेसिकली कोई भी आपके जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करे उसको हम लोग पूर्वत बोलते हैं। इसको हम लोग कॉमनली अगर टर्म दिया जाता है तो एक तरह से कह सकते हैं अनुमान। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर रेन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बादल जब लगती है तो, है ना, तो इसको हम लोग नेवाक पूर्वत बोलते हैं। शेषवाद क्या होती है आगे देखते हैं। शेषवाद की कितनी जरूरी है कि ये बात सच है। ओके, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉज फ्रॉम द इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। ये तो फॉल्स है, हम इससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, तो दैट इज नया वाक्स। तो आपके थर्ड आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन। जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग है जो कि एक मॉडर्न है, इसको कंसिडर किया जाता है कि ये बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। सही बात है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही होती है, मॉडर्न जो होती है। अब देखते हैं, मॉडर्न सेंस डेटा अपलोड या आउटपुट एंड रिसीव्स डेटा एट द सेम टाइम, दैट्स आल्सो ट्रू। तो ये बात सच है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, क्योंकि ये क्या करती है, मॉडर्न का एक काम ही है ये कि हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करती है, कंप्यूटर नेटवर्क में इसको देखा जाता है और ये डेटा को सेंड भी करती है और अपलोड करती है एक ही समय के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्स दैट कम इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्गाइज्ड एज समथिंग एल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। मतलब ये एक तरह का मालवेयर डिसफंक्शन होता है जिसको हम लोग लेजिटिमेट कोड या फिर सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जो कि साइज मतलब क्या कह सकते हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर आ जाता है। जैसे कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी फाइल को या फिर मॉडिफाई कर रहे होते हैं डेटा को, तो उस केसेस में ये आ जाते हैं, तो इसको हम लोग ट्रोजन हॉर्सेस बोलते हैं। अच्छा, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंस्टॉल एडिशनल रैम इनटू अ कंप्यूटर बाय योर टीचर। मतलब आपके टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया कि एक एडिशनल रैम अपने कंप्यूटर में डाल लो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स, कैसे इसको इंस्टॉल करोगे? तो ऑफ कोर्स टू इंस्टॉल दिस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करो कंप्यूटर को, कहां से, पावर सप्लाई से। देन कनेक्ट करो एंटी स्टैटिक स्ट्रैप टू द रिस्ट एंड देन इंस्टॉल रैम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी तरीके से आप इंस्टॉल कर पाते हो एक रैम को। तो इसका सीरीज याद रखना, ये 1 2 3। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है, स्वयं जो होती है ये एक इनिशिएटिव है, इसलिए तो हमारा सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है यंग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को। इसके ऑप्शन देखने दो। बोथ ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती है। स्वयं क्या करती है, तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आईआईटीज के प्रोफेसर्स द्वारा क्या बनाया गया है, कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। तो दिस विल बी फॉल्स। और द टैगलाइन ऑफ डिजी लॉकर लोगो सेज माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। नहीं, माई नहीं होता है, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स योर्स। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो बोथ आर फॉल्स। अब यहाँ से आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जिसको जो लोग भी देख रहे हैं देखेंगे उन्हें यहाँ से समझ में आएगा ये प्रॉब्लम है। तो दोनों फॉल्स होते हैं। अब देखते हैं स्पाईवेयर क्या होती है, फायरवॉल क्या होती है, ब्लूटूथ क्या होती है। अब देखो ब्लूटूथ तो आई थिंक सबको पता होगा, एक डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज में, लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए तो वो नहीं काम करती है। तो अगर हम बात करें तो किसके लिए काम करेगी आपकी ब्लूटूथ? वायरलेस एक टेक्नोलॉजी, तो सी का 1 एक इसमें है, एक इसमें होगा, तो एलिमिनेशन मेथड देखेंगे तो ये दोनों तो नहीं होगा, बचा ये और ये। अब देखते हैं ए और बी को ही हमें चेक करना है, बी का भी हमें क्लियर है। तो ए का जैसे स्पाईवेयर का ये कहना है, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन्स कंप्यूटर एक्टिविटी। हाँ, स्पाई उसी को बोलते हैं, वैसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करते हैं, आप दूसरे की एक्टिविटी को देख सकते हैं, मतलब स्पाई जासूस। तो दैट द आंसर विल बी, अगर स्पाईवेयर है जिसको मालूम है वो इजीली कर सकता है इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को बनाने में। अब एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से है जो कि हमारे ह्यूमन के लिए कार्सिनोजेनिक होते हैं? तो जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें एक मिनट, हाँ, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, एस्बेस्टॉस कार्सिनोजेनिक फाइबर होते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कार्सिनोजन, तो दैट इज एस्बेस्टॉस। ठीक है, कौन सा रीजन है इंडिया का जिसमें हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन्स आती है? तो दैट इज ईस्ट कोस्ट।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइक्लोन्स होती है ना वो हमारे सी लिंक्ड एक फेनोमेना है। तो अगर बात करें तो इसका अगर कोई ओरिजिन ही नहीं है हमारा, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि ये ओरिजिन हो पाए हमारे कहाँ पे, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। तो बेसिकली ये ओरिजिन कहाँ होता है? जहाँ पे हमारा लो एयर प्रेशर होता है, जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट में है। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए सही है? तो biodiversity can support ecosystem stability. Human activities have sharply increased species extinction. Habitat fragmentation has no adverse impact on biodiversity. तो human activities have sharply increased species. ये तो नहीं है क्योंकि biodiversity can support ecosystem stability. Human activities जो है ये sharply increased species extinction. Habitat fragmentation has no adverse, बिल्कुल है, क्यों नहीं? About 70% of all known species are invertebrates. No, that's also not true. ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखा जाए तो आपके ए भी सही आ रहे हैं, बी भी सही है, और क्या सही है? डी सही है। मतलब एक बस गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ए बी एंड डी। तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है। ह्यूमन की वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है। 70% जो आपके नॉन स्पीसीज है वो इनवर्टिब्रेट्स है। आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन इमिशंस। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलते हैं? तो मीथेन आपके लैंडफिल से भी निकलते हैं, ठीक है, माउंटेन रिवर से मीथेन का इमिशन है, वेटलैंड से निकलते हैं, और पैडी फील्ड से भी निकलते हैं। हाँ, द आंसर विल बी ए, सी एंड डी ऑल। अब नेक्स्ट है इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी और इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इमिशन ट्रेडिंग कुछ ये जैसा मुझे लग रहा है, एक मिनट चेक। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रायो समिट में हुआ था। क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सॉरी एक मिनट मैं देख कर रही हूँ, हाँ, इंटरनेशनल, ये हमारा डी होगा, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और आपका क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस था। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये हमारे रायो समिट का पार्ट है। और इमिशन ट्रेडिंग हमारे मतलब क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये इमिशन पे मतलब ओजोन लेयर के बारे में ये बात करती है। तो दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, who is fully certified, fully credited with the introduction of English education system in India officially through the necessary order issued by Bentinck, the Government General of India on 7th March 1835। 7th March 1835 में इसमें कौन किसको डाला गया? तो दैट इज टॉमस बेबिंगटन मैकले। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे कि बात करें तो इस डे पे क्या हुआ था हमारे 1835 में, जो टॉमस बेबिंगटन मैकले थे ये सक्सेसफुली हमारे इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्नाइज कर दिए। एंड इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया हमारे गवर्नमेंट का, कोर्ट्स का, और साथ ही साथ इसको ऑफिशियल मीडियम भी इसको मान लिया गया। तो यहाँ से वो Which university did Zhuang Zhang and IQ visit in India? That is Nalanda University. Nalanda University। अब NSS, हाँ एक मिनट रुको, हाँ, NSSF and envisioned by the National Knowledge कमीशन स्टैंड फॉर। अच्छा, NSSF का फुल फॉर्म है, तो इसका वो फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। यही होता है, नेशनल साइंटिफिक नहीं होता है, ये साइंस है। नेशनल साइंस एंड सोशल फाउंडेशन, ठीक है, सोशल साइंस फाउंडेशन। नेक्स्ट, एज पर NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है, NEFT, कुछ फॉलोइंग फंक्शन है। तो एक इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस देना हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बेस पे, हाँ ये काम है, ये करती है NEP। उसके बाद एग्रीकल्चर न्यू आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, दैट्स आल्सो इज वर्क। तो उसके बाद इनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरिया इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यहाँ ये भी काम है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम फॉर टेक्निकल रिसोर्सेज, नहीं करिकुलम NEP को टेक्निकल रिसोर्सेज वो स्वयं का काम है, इसका काम नहीं होता है। तो आई थिंक ये नहीं है।
मतलब बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हाँ, तो ए बी सी और ई सही आ रहा है, ऑप्शन में है, हाँ है, मेरा 44 का सी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं फिर आगे। The following are the main objectives of curriculum revision। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा है करिकुलम रिवीजन का? तो सबसे पहला तो आपका टू अलाइन इट बेटर विथ बेटर विजन मिशन है, ये तो एकदम सही बात है, बिल्कुल करिकुलम ही यही रहा है। टू मेक इट लर्निंग आउटकम बेस्ड, हाँ सही है। टू मेक इट मोर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग अटेनमेंट लेवल्स अगेंस्ट प्रोग्राम आउटकम्स, हाँ ये भी सही है। टू डेवलप कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नहीं ये इसका काम नहीं था, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, हाँ ये काम था। ए बी सी एंड डी। अब नेक्स्ट बेटा एक आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ना ही बन जाएगा, ठीक है। द मेजर इंटरेस्ट ऑफ राइट ब्रदर्स वाज इन, इसका तो था ही नहीं, मुझे तो ये तो याद ही है, डिजाइनिंग मेथड्स ऑफ कंट्रोल, डिजाइनिंग न्यूज़पेपर फोल्डिंग मशीन। राइट ब्रदर्स का यही काम था, ये एक स्टोरी दी हुई है राइट ब्रदर की। द राइट ब्रदर्स सक्सीडेड इन टेस्टिंग numerous proving previous air pressure by setting up a wind tunnel, finding the right collection for gliders. So that is, एक मिनट रुकना, यहाँ मुझे कुछ ठीक है। तो ये पैराग्राफ वाला बेस बेटा, इसमें क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप ये अच्छे से दिखेगी, सॉल्व करना है इसको, मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, यू कैन सॉल्व इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में एक और सैंपल पेपर बनाते हैं। Actually, this is helping me a lot. I don't know how much people will get help from this or not, but this will help me a lot to clear all my concepts. जैसे कि ना मतलब मैं खुद भी, because I'm not that much experienced, मुझे experience ही नहीं है। First thing, I'm a very fresher to this, so I'm just learning for myself. अगर किसी और को इसमें लगती कि मेरे लर्निंग से कुछ सीखने को मिल जाए तो that will be well and good enough for me। तो इस तरीके से, ठीक है। तो 46 बनाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम टाइम पे ही बन जाती है। तो ठीक है, ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी बहुत थ्योरीज को भी पढ़िए, थोड़ा बहुत रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़िए, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, बाय।